जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है या प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है या प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है। आपसे पूछा है कि जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं। यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह बहुत ज्यादा पूछा गया प्रश्न है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गति का पहला नियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का पहला गति का नियम जड़त्व का नियम कहते हैं। यह भी पूछ लेता कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, तो न्यूटन का पहला गति का नियम जड़त्व का नियम कहते हैं। जब गाड़ी तेज चल रही होती है और अचानक तीक्ष्ण मोड़ लेती है तो हमारा शरीर अपने पूर्व दिशा में ही चलने की प्रवृत्ति रखता है। इसी कारण हम मोड़ के विपरीत दिशा में झुक जाते हैं, या जड़त्व के कारण होता है। गाड़ी मुड़ती है, हम शरीर कुछ क्षण उसी दिशा से चलना चाहता है, इसलिए झुकाव महसूस होता है। यही न्यूटन के पहले नियम का व्यवहारिक उदाहरण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, दर्पण में बनी प्रतिमा का आकार वस्तु से बड़ा कब होता है। आपसे पूछा कि दर्पण में बनी प्रतिमा का आकार वस्तु से बड़ा कब होता है, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन है, ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। औलतल दर्पण वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में। औलतल दर्पण एकमात्र दर्पण है जो वस्तु की बड़ी प्रतिमा बना सकती है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तब प्रतिमा आभासी होती है, सीधी होती है और वस्तु से बड़ी बनती है। यही कारण है कि मेकअप मिरर, शेविंग मिरर आदि में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो उत्तल दर्पण हमेशा छोटी प्रतिमा बनती है। उत्तल दर्पण में जो क्या है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिमा छोटी बनती है। और समतल दर्पण की बात करें तो प्रतिमा का आकार समान होता है, बड़ा कभी नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, पौधे भविष्य के लिए खाद को किस भाग में संग्रहित करते हैं। आपसे पूछे कि पौधे जो होते हैं भविष्य के लिए खाद यानी कि फूड रिजर्व को किस भाग में संग्रहित करते हैं। बताइए राइट आंसर का क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटिलेडोन कहते हैं उसे, कोटिलेडोन। कोटिलेडोन बीजपत्र बीज का वह हिस्सा है जहां भविष्य के पौधे के लिए भोजन संग्रहित कर रहता है। अंकुरण के दौरान यही भोजन भूण को ऊर्जा देकर नए पौधे के विकास में सहायता करता है। एक बीज में एक या दो कोटिलेडोन हो सकते हैं। अन्य विकल्पों की बात करें तो प्ल्यूम्यूल जो है या भूण का वह भाग है जिससे सूट या तना विकसित होता है। रेडिकल की बात करें तो यह वह भाग है जिससे जड़ विकसित होती है। भूण की बात करें तो पूरा भविष्य का पौधा होता है लेकिन भोजन संग्रहित नहीं करता, भोजन कोटिलेडोन में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, मानव कान सबसे कम किस आवृत्ति तक सुन सकता है। आपसे पूछे कि मानव कान सबसे कम किस आवृत्ति तक सुन सकता है, मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी तक सुन सकता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 हर्ट्ज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानव कान की श्रवण सीमा जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। कितना? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20,000 हर्ट्ज तक इसकी सुनने की क्षमता होती है मानव कान की। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को इंफ्रासोनिक कहते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि है तो इसे इंफ्रासोनिक कहा जाता है, जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता। और 20 हर्ट्ज से किलो हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। अगर यही 20 किलो हर्ट्ज से अधिक ध्वनि होगी तो उसे अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, चुंबक का वह बिंदु कौन सा होता है जहां आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है। आपसे पूछा है कि चुंबक का वह बिंदु कौन सा होता है जहां आकर्षण शक्ति जो है सबसे अधिक होती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चुंबक की सबसे अधिक आकर्षण शक्ति उसके ध्रुवों पर होती है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर। कारण यह है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों पर सबसे अधिक घनी होती। चुंबक का मध्य भाग जो होता है सबसे कम आकर्षण दिखाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, किस ऊतक को जीवित यांत्रिक ऊतक कहा जाता है। आपसे पूछा है किस ऊतक यानी कि टीसू को जीवित यांत्रिक ऊतक कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, कोलेनकाइमा को कहा जाता है।
कोलेनकाइमा पौधों में पाया जाने वाला जीवित एवं यांत्रिक ऊतक है। इसे जीवित यांत्रिक ऊतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। इनमें सेलुलोज की मोटी दीवारें होती हैं या पौधों को लोच और सहारा प्रदान करता है, या विशेष रूप से युवा तनों पत्तियों के डंठल और किनारों में पाया जाता है जहां लचीलापन आवश्यक होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बीज के अंदर भूड़ को सूखने से तथा चोट से कौन बचाता है। आपसे पूछा कि बीज के अंदर भूड़ को सूखने तथा चोट से कौन बचाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सीड कोड कहते हैं उसे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सीड कोड जो होता है, सीड कोड यानी कि बीजावरण बीज की बाहरी कठोर परत होती है। इसका मुख्य कार्य है भूड़ को सूखने से बचाना, बाहरी चोट, दबाव या संक्रमण से सुरक्षा देना, बीज को वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षित रखना। बीजावरण जो होता है, सीड कोड जो होता है, या दो परतों में होता है। टेस्टा कठोर बाहरी परत और टेस्मेन यानी कि अंदरूनी मुलायम परत। बाकी विकल्पों की बात करें तो एंडोस्पर्म भूड़ को पोषण देता है, सुरक्षा नहीं। कोटिलेडोन जो भी हम पढ़े हैं वह भोजन भंडारण करता है, सुरक्षा का काम मुख्य नहीं। और प्यूलिमिल की बात करें तो भूड़ का तना बनने वाला भाग है, सुरक्षा नहीं करता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा ध्वनि तरंगों में ऊर्जा का संचरण किस रूप में होता है। आपसे पूछा कि ध्वनि तरंगों में ऊर्जा का संचरण जो है किस रूप में होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुदैर्घ्य तरंग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, अर्थात माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं। ध्वनि में ऊर्जा का संचरण संपीड़न और विरलन के रूप में होती है। ध्वनि यांत्रिक तरंग है, इसलिए इसे माध्यम यानी कि वायु, जल, ठोस की आवश्यकता होती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुपस्थ तरंग, इसमें कण ऊपर नीचे कंपन करते हैं, ध्वनि ऐसी नहीं होती। विद्युत चुंबकीय तरंग, इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती जैसे प्रकाश। और ट्रांसनल तरंग जो है या मरोड़ यानी घूर्णन तरंग होती है, ध्वनि इसमें नहीं होती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन का प्रारंभिक पाचन करता है। आपसे पूछा कि कौन सा एंजाइम जो है पेट में प्रोटीन का प्रारंभिक पाचन करता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पेप्सिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेप्सिन पेट में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन पाचक एंजाइम है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में सक्रिय होकर प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ना शुरू करता है। प्रोटीन पाचन की पहली स्टेप पेट में पेप्सिन द्वारा होती है। अन्य विकल्पों की बात करें तो ट्रिप्सिन जो है या छोटी आंत में प्रोटीन पचाता है, पेट में नहीं। लाइपेज या वसा पचाता है, और एमाइलेज जो है या कार्बोहाइड्रेट पचाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायता करता है। आपसे पूछा कि रक्त का थक्का जमाने यानी कि ब्लड क्लोटिंग में कौन सहायता करता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटलेट्स रक्त कणिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। किसी चोट पर प्लेटलेट्स सक्रिय होकर थक्का बनाने वाले एंजाइम को सक्रिय करते हैं। इसके द्वारा फाइब्रिन जाल बनता है जो रक्तस्राव रोक देता है। प्लेटलेट्स का सामान्य स्तर 1.5 लाख से 4 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो आरबीसी ये ऑक्सीजन परिवहन करते हैं, थक्का जमाने में भाग नहीं लेते। डब्ल्यूबीसी ये प्रतिरक्षा से संबंधित है यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम है। प्लाज्मा जो है इसमें थक्का कारक तो होते हैं पर थक्का सीधे प्लेटलेट्स ही बनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है या बहिग्रंथि है क्योंकि यह पित्तरस का स्त्राव करती है। यकृत शरीर में वसा का पाचन करती है, विषहरण करती है, ग्लाइकोजन भंडारण करती है, प्रोटीन संश्लेषण जैसी महत्वपूर्ण क्रियाएं करती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। आपसे पूछा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है की कमी से स्कर्वी रोग होता है। लक्षण क्या है तो मसूड़ों से खून आना, घाव जल्दी न भरना, शरीर में कमजोरी व थकान, त्वचा पर नीले धब्बे पड़ना, ये सभी मुख्यतः विटामिन सी के लक्षण। इसका विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है तो साइट्रस फलों जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद, टमाटर, हरी मिर्च आदि में पाया जाता है। अन्य विटामिन की बात करें जो
जो दिया हुआ है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है जिसका रासायनिक नाम थायमीन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी। आपसे पूछा है कि ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है प्रिस्टली ने, जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ऑक्सीजन गैस की खोज जोसेफ प्रिस्टली ने 1774 में की थी। तो हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी। हाइड्रोजन गैस की खोज जो की थी हेनरी कैवेंडिश ने की थी, या भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया। नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी, तो नाइट्रोजन गैस की खोज जो की थी डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किसने की थी, जोसेफ ब्लेक ने की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। हाँ, जोसेफ प्रिस्टली ने ही अमोनिया गैस की भी खोज की थी, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य की आंख में कौन सी संरचना प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करती है। आपसे पूछा कि मनुष्य की आंख में कौन सी संरचना प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी आइरिस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइरिस आंखों का रंगीन भाग होता है जो प्यूपिल के आकार को नियंत्रित करता है। यह वातावरण की प्रकाश की तीव्रता के अनुसार प्यूपिल को संकुचित या विस्तारित करता है। अधिक प्रकाश में प्यूपिल छोटा हो जाता है और कम प्रकाश में प्यूपिल बड़ा हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है। आपसे पूछा है कि आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी परमाणु क्रमांक के आधार पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान आवर्त सारणी को मॉसले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया। पहले मेंडलीव ने परमाणु भार के आधार पर किया था जो आंशिक रूप से त्रुटिपूर्ण था। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्ग जो है 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्त जो है वो आपके 7 हैं। पहला तत्व कौन सा है आधुनिक आवर्त सारणी में, तो हाइड्रोजन है। 118वां तत्व कौन सा है या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिसके बारे में लिख दीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का होता है। आपसे पूछा है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो होता है वह किस धातु का होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी टंगस्टन का होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन धातु से बना होता है। इसका कारण यह है कि टंगस्टन की गलनांक बहुत ऊंची होती है, लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस, जो सभी धातुओं में सबसे अधिक है। यही कारण है कि जब फिलामेंट में करंट बहता है और वह गर्म होकर चमकने लगता है तो वह पिघलता नहीं बल्कि प्रकाश उत्पन्न करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बैक्टीरिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। आपसे पूछा है कि बैक्टीरिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1676 में स्वयं द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा और उनका वर्णन किया। ल्यूनहॉक ने इन्हें एल्यूमिनिमिक्स नामक नाम दिया। बाकी विकल्पों की बात करें तो लुई पास्चर, रोगाणु सिद्धांत, पौष्टिकरण, रेबीज वैक्सीन की खोज की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की 1665 में कार की पतली परत में। और ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें तो आनुवांशिकी के जनक हैं ये, वंशानुगति के नियम इन्होंने दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है लेकिन इसे ठंडा करने पर यह धातु बन जाता है। आपसे पूछा कि कौन सा तत्व जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है लेकिन इसे ठंडा करने पर यह धातु बन जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रोमीन, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो सामान्य तापमान और दाब पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन यह जब इसे बहुत ठंडा किया जाता है तो यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और उसका स्वरूप धातु जैसा चमकीला दिखाई देता है। हालांकि यह धातु नहीं है लेकिन धातु जैसा दिखता जरूर है। ब्रोमीन जिसका प्रतीक होता है Br, इसका जो परमाणु संख्या है वह 35 है या लाल भूरे रंग का द्रव्य है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आपसे पूछा है कि मानव रक्त में कौन सा तत्व जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त प्रोटीन है जो लाल
रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य है फेफड़ों से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। हीमोग्लोबिन में मौजूद लौह परमाणु ऑक्सीजन से अस्थायी रूप से जुड़ते हैं, जिससे यह कार्य संभव हो पाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। आपसे पूछा कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश की आवृत्ति पर। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में गिरने वाली प्रकाश किरण की आवृत्ति इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्धारित करती है। आवृत्ति बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ती है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कुछ भी हो। तो ये रहा आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, या सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।